नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी चल रही है क्लास 6 की। उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। उसका आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा। तो अर्थ को हमने कितने पार्टों में बांटा था। लिथोस्फीयर, जो ज़मीन जहाँ पर हम रहते हैं। सेकंड नंबर पे एटमॉस्फेयर, जो वायु जिससे हम सांस लेते हैं। और थर्ड नंबर पर था हमारा हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, इन सब के बीच में एक नैरो जोन होता है बायोस्फीयर, जहाँ पर लाइफ को, ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ बनाता है बायोस्फीयर। उसके बाद हमने लिथोस्फीयर को देखा था। 2 पार्ट में बटा हुआ था, कंटिनेंट बेसिन एंड ओशन बेसिन। ठीक है, कंटिनेंट बेसिन ये रहे सब जो कंटिनेंट है ना, ये दिख रहे हो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। और ये तो होते हैं कंटिनेंट बेसिन। और बाकी जो समुद्र है ना, ये सब समुद्र दिख रहा है, ये बनाता है ओशन वाला बेसिन। बेसिन मतलब जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं, सतह जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में हमने कंटिनेंट देखे थे। तो 7 कंटिनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला एशिया, ये सबसे बड़ा कंटिनेंट है। लगभग 1/3 पूरे लैंड एरिया का एशिया कवर करता है। फिर देखा था हमने यूरोप। फिर देखा था हमने अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट है और केवल ये ऐसा कंटिनेंट है जिससे इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होती हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है जिसका नाम सहारा है। उस और सबसे लंबी नदी बहती है जिसका नाम नील है। पुरानी वाली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉन्गेस्ट, अगर पूछे लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट तो कौन सी होगी, नील। और अगर पूछे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी। तो लॉन्गेस्ट रिवर नील होती है, ये अफ्रीका में होती है। लार्जेस्ट रिवर का नाम अमेजन है और ये कहाँ होगी, साउथ अमेरिका में। फिर उसके बाद हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और ये साउथ अमेरिका से एक इस्थमस से जुड़ा रहता है जिसका नाम पनामा है। फिर हमने देखा था साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी जो नदी होती है वो पाई जाती है जिसका नाम अमेजन है, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर सबसे लंबी माउंटेन रेंज पाई जाती है जिसका नाम एंडीज है। फिर हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अब सबसे छोटा कंटिनेंट है। ये एक्चुअली में कंटिनेंट भी है, ये एक देश का नाम भी है। इसको नाम आइलैंड कंटिनेंट बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका सबसे साउथ में, और मैत्री और भारत के 2 स्टेशन है वो अब अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। अब फिर हमने इनकी हेल्प से भी देखा था, फ़ोटो की मदद से। तो ये देखो, सबसे बड़ा ओशन है आपका पैसिफिक ओशन। ये देखो यार कितना बड़ा है ये तो। ठीक है, ओ शेप का होता है। और पुरानी वाली वीडियो में भी हमने समझा था कि चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है। चलो आज फिर देखते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है एशिया। तो ये सब मिलकर इसकी बाउंड्री बना रहे हैं। अफ्रीका इसकी बाउंड्री में नहीं है। फिर उसके बाद में हमने देखा था अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक एस जैसा होता है। ठीक है, अभी हम थ्योरी में इनको पढ़ने वाले हैं कैसा होता है, एस जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे इंडियन ओशन। इंडियन ओशन ट्रायंगल होता है। इसकी बाउंड्री क्या है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये इसकी बाउंड्री बनाती हैं। उसके बाद में हम देखेंगे अभी थ्योरी में अंटार्कटिक ओशन। तो ये पूरा का पूरा अंटार्कटिक ओशन है जिसने अंटार्कटिका को कवर कर रखा है, और ये आर्कटिक ओशन है। चलो इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हम पुरानी वीडियो में देख चुके हैं अच्छे से। तो ये सब समुद्र और नदियाँ वगैरह सब मिलकर क्या बना रही हैं, हाइड्रोस्फीयर बना रही हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है, ग्लेशियर आते हैं, झीलें आती है, अंडरग्राउंड वाटर आता है, समुद्र आती हैं, नदियाँ आती हैं, और जो बादल होते हैं आसमान में वो भी हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। ठीक है, ओशन अभी हमने सबके डायग्राम देख लिए। अब इसमें ये सब लिखा हुआ है। सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक ओशन। ये देखो ये लिखा हुआ है पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। ये गोल जैसा होता है, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसको घेरे रखते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था अटलांटिक ओशन, ये सेकंड नंबर का है। और ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है।
क्यों है? क्योंकि इसके इंडेंटेड होते हैं किनारे। मैंने पुरानी वाली वीडियो में समझाया था इंडेंटेड किनारे का मतलब क्या होता है। फिर हमने इंडियन ओशन पढ़ा था, ये ट्रायंगल शेप का होता है। फिर हमने सदर्न ओशन पढ़ा, फिर हमने आर्कटिक ओशन पढ़ा। उसके बाद में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो अपनी पृथ्वी होती है ना, वो एक लेयर मतलब सतह। तो गैस की सतह पृथ्वी के चारों तरफ होती है, जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम सांस लेते हैं उसमें। आप देखते हो, आप जहाँ सांस लेते हो वो सब चीज़ें एटमॉस्फेयर में आती है। तो ये थिन ब्लैंकेट, जो पतला सा ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट जो चादर ओढ़ने वाला चादर होती है, ब्लैंकेट, तो ये इंटीग्रल पार्ट है और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अपने प्लेनेट का, अर्थ का। ये हमें क्या क्या देता है? हवा देता है, जो हम सांस लेते हैं। और ये हमारी किससे रक्षा करता है? सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। कितनी कहाँ तक फैला रहता है एटमॉस्फेयर? 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक। मतलब आप जहाँ से रहते हो वहाँ से करीब 1600 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। अच्छा, आप मुझे बताओ माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? मैंने एक शॉर्ट्स बनाई थी, उसमें माउंट एवरेस्ट की हाइट और मैरियाना ट्रेंच की गहराई दोनों के बारे में बताया था। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर, मतलब लगभग 8.8 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8.8 किलोमीटर है और अपना एटमॉस्फेयर कितना फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर तक। बहुत होता है 1600। तो हमने एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर दिया 5 जोन में। किसके आधार पे? इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, इसका टेम्परेचर कितना है, और भी कई सारी प्रॉपर्टी। ये लेयर कहाँ से स्टार्ट होती हैं? अर्थ से स्टार्ट होती हैं। और इन लेयर के नाम क्या क्या हैं? पहली ट्रोपोस्फियर, दूसरी स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी मीजोस्फियर, चौथी थर्मोस्फियर, पांचवी एक्जोस्फियर। अभी यहाँ पर आपके लेवल के लिए इन्होंने बिल्कुल ब्रीफली समझाया है, बिल्कुल मतलब हल्के फुल्के में समझाया है। आगे आने वाली क्लासेस में इसके डिटेल के बारे में जानकारी दी गई है। तो अभी हम देख लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं, है ना ये। तो सबसे पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। इस पे देखो बैलून उड़ रहे हैं, तो जो आपको बैलून उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना ट्रोपोस्फियर में। प्लस इस पे देखो हवाई जहाज उड़ रहा है, तो जो हवाई जहाज उड़ते हैं, बैलून उड़ते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह, ये सब इस ट्रोपोस्फियर में होते हैं। सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जो आपको तारे दिखते हैं ना टूटते हुए, जिनको मेट्रियोइड और सब मेट्रियोइड बोलते हैं, तो ये सब स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में एक्चुअली क्या है कि फ्रिक्शन होता है। कोई भी चीज़ जब अंतरिक्ष से आएगी ना पृथ्वी की तरफ, तो आग पकड़ लेती है। क्यों पकड़ लेती है आग? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण आग पैदा हो जाती है। तीसरी लेयर है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में ये देखो सैटेलाइट दिख रही है। ये सैटेलाइट क्या होती हैं? ये पृथ्वी से जब अंतरिक्ष में कुछ सामान ले जाना होता है ना, जैसे रॉकेट ले जाना होता है, तो इन्हीं सैटेलाइट के ऊपर रख दिया जाता है और अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो मीजोस्फीयर में देखो सैटेलाइट भी उड़ रही हैं, रॉकेट भी उड़ रहा है मीजोस्फीयर में। उसकी अगली लेयर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर और 5वें नंबर की है एक्जोस्फेयर। इनके बीच में अपने सैटेलाइट घूमते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से मिटा के नंबरिंग कर देता हूँ। अभी हाल फिलहाल के लिए किस में क्या चलता है ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इनकी नंबरिंग याद रख लो कि पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर है, दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, तीसरी लेयर मीजोस्फेयर है, चौथी लेयर थर्मोस्फेयर है, पांचवी लेयर एक्जोस्फेयर है। आप बस इतना याद रख लीजिए। अभी तो इसको मिटा देता हूँ, सॉरी। अब अगली चीज़ क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है ना, वो मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जो कि 99% भाग बनाती हैं दोनों की दोनों मिलकर। नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। आपके लेवल पे तो क्लास 6 में तो यही चीज़ आप जान लो कि ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होती है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन ऐसे फॉर्म में होती है कि हमारे शरीर में हम इसको लेते हैं सांस में ऑक्सीजन के साथ, और जैसी की तैसी हम वापस भी कर देते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं अपने हीमोग्लोबिन के लिए, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। नाइट्रोजन का यूज कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं नाइट्रोजन का यूज, इसलिए नाइट्रोजन 78% है, बहुत ज़्यादा है। और भी कई सारी गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है,
जो केवल 1% होती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन ये सब मिलकर 1% होती हैं, बहुत कम है। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। और नाइट्रोजन किसके लिए हेल्प करती है? ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग मतलब जो जिंदा चीज़ें। बच्चों हमारे अंदर एक जिंदे लोगों के अंदर एक चीज़ होती है डीएनए। डीएनए का मोस्टली पार्ट नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। प्लस जो हमारी मांसपेशी होती है ना, मांसपेशी किसकी मिलकर बनी होती है? प्रोटीन की मिलकर बनी होती हैं। प्रोटीन का मोस्टली पार्ट नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो नाइट्रोजन इसके लिए ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये सब चीज़ें नाइट्रोजन से बनती हैं। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि ये बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सूरज से पृथ्वी पर किरणें गिरी, फिर पृथ्वी से किरणें गिरने के बाद ये वापस चली जाएंगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ये वापस अंतरिक्ष में चली जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि उन किरणों को रोक कर रखती है, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। देखो बच्चों, अभी हम क्या है कि गर्म जगह पर रह रहे हैं, लेकिन और भी जैसे प्लैनेट की बात करें ना, कई सारे प्लैनेट है, वीनस है, मार्स है, इन पर ठंडी है, बर्फ़ जमी रहती है इन पर ज़्यादातर टाइम। क्यों जमी रहती है? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, CO2 नहीं है। इसको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते हैं इन सब चीज़ों को। तो हीट रोकने के लिए किसी ग्रह के पास कोई भी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है जैसे अर्थ के पास है। तो ठीक है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। काय के लिए करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं, जिससे इनका हरे रंग का वो बनता है, स्टार्च वगैरह बनता है, और जो हम फल फूल खाते हैं ना, उसमें हेल्प मिलती है। तो प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ऑक्सीजन पैदा करते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने 2 जगह यूज देख लिया, ठीक है। एक तो हीट रेडिएट होती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, तो अर्थ को गर्म रखती है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको समझा दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही उनका स्टार्च बनता है प्लांट्स का। प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है, जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं। अब अगला पॉइंट है जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी एटमॉस्फेयर की, घनत्व, वो हाइट के साथ बदलता है। कैसे बदलता है? यह मैक्सिमम कहाँ हुआ? सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? सी लेवल पर। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे तो भैया उसका प्रेशर कम होता जाएगा। अब आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा कई सारी, कि जो क्लाइंबर होते हैं ना, चढ़ने वाले, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की डेंसिटी कम हो जाती है। आप कभी लेह लद्दाख जाओ, आप जैसे लैंड करोगे ना लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख क्या ऊंचाई पे बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, 5-6 घंटे इसी चीज़ को एडजस्ट करने में, कि आप सांस अच्छे से ले पाओ। इसको एडेप्टेशन बोलते हैं। तो लेह लद्दाख में क्या है कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की भी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वहाँ पे सांस लेने में स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी। ये इन्होंने एक फ़ोटो दे रखा है यहाँ पे, ये देखो, ये एक आदमी चढ़ रहा है, ठीक है, ये रहा, ये बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा ना, तो इसकी पीठ पे देखो एक सिलेंडर लगा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर। तो ऐसे ऑक्सीजन के सिलेंडर को संग में रख के ले जाना पड़ता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी है, दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट द हाई एल्टीट्यूड। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर उनको अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आती है। अब तो भैया हमने देख लिया कि प्रेशर भी कम हो रहा था जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर भी कम होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। अब आप देखोगे कि जितने भी हिल स्टेशन होते हैं ना, वो ऊंचाई पे होते हैं, ज़मीन से ऊंचाई पे, और वहाँ पे ठंडक रहती है। और अपन लोग क्या है, ज़मीन के नीचे रहते हैं ज़्यादातर लोग। आप जो वीडियो देख रहे हैं वो सब ज़मीन के नीचे, ज़मीन पर रह रहे हैं, ऊंचाई पर रह नहीं रहे, तो हमको बहुत गर्मी लगती है। तो हिल स्टेशन पर जब हम घूमने जाते हैं ना, तो कम टेम्परेचर होने का रीज़न यही है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। अब अगली बात क्या लिखी है, जो एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर वो एक प्रेशर डालता है अर्थ पर। एक्चुअली हमारे शरीर के चारों तरफ एक प्रेशर है जो हमें फील नहीं हो रहा है। देखो, सुनने समझने की कोशिश करो।
हमारे शरीर के चारों तरफ एक प्रेशर है जो कि हमें फील नहीं हो रहा है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, अगर कोई एक ऐसी चीज़ बना देना जिसके अंदर बिल्कुल जीरो प्रेशर है, हमारे अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, इसलिए हमें कुछ फील नहीं होता। लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज़ बना दें जिसके अंदर बिल्कुल भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो, तो बाहर की जो चीज़ है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर होगा वो बिल्कुल पिचका देगा उस चीज़ को। लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई है, ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश की जहाँ से वैक्यूम से पूरी हवा निकाल दी, उसके अंदर प्रेशर जीरो कर दिया और उसको जैसे ही एटमॉस्फेयर में लाए ना वो पिचक गई एकदम से। तो एटमॉस्फेयर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है जो कि जगह जगह पे अलग होता है। कुछ एरिया में हाई प्रेशर होते हैं, कुछ एरिया में लो प्रेशर होते हैं। चलो आगे आने वाली क्लास में देखेंगे हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो जो हवा होती है ना, हवा, विंड, ये क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। ठीक है, इसलिए पहाड़ों से हवा हमेशा नीचे आती है, क्योंकि पहाड़ों पर टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। ज़मीन पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, तो हवा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलती है। अब हम देखेंगे बायोस्फीयर के बारे में। देखो हेडिंग कितनी अच्छी है, बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। ये सब जितने भी डोमेन को आपस में मिला दिया जाए ना तो बायोस्फीयर बनता है, इसको हम डोमेन ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है, किसके बीच में, लैंड, वाटर और एयर, मतलब ज़मीन, जल और वायु। ये देखो इस वाले डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है। ये आपका ज़मीन है, ये आपका जल है, ये आपकी वायु है। ज़मीन को बोलते हैं लिथोस्फीयर, पानी को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर और वायु को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इनके कांटेक्ट पे जो चीज़ बन रही है, ये यहाँ पे देखो, हिरण घूम रहे हैं, तालाब बना लिया, पेड़ उग रहे हैं, ऊंट चल रहे हैं, घर बना लिया लोगों ने अपने, पक्षी उड़ रहे हैं, पेड़ लगे हुए हैं, मछली तैर रही हैं, फूल लगे हुए हैं, शेर बैठा हुआ है, गैंडा घूम रहा है। तो ये सब चीज़ें कहाँ हैं, जहाँ पे इन तीनों का संगम हो। ये तीनों जगह जहाँ पे मिलती हो वहीं पे अच्छी खासी रहने की सिचुएशन बनती है। ठीक है, ये केवल अपनी पृथ्वी पे बनती है। पृथ्वी पर कई सारी स्पीसीज होती हैं ऑर्गेनिज्म की, जो कि माइक्रोब्स, ऐसी चीज़ें जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देती, उनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। तो उनमें भी ज़िंदगी होती है, उनमें भी लाइफ होती है। तो माइक्रोब्स से लेकर, बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े मैमल्स, मैमल्स में कौन आता है, हाथी, हम लोग, व्हेल मछली। तो बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े मैमल्स तक पूरे के पूरे लाइफ क्यों सस्टेन हो पा रही है, बायोस्फीयर की वजह से। All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें आपस में कनेक्ट होना पड़ेगा, पेड़ों से होना पड़ेगा, मछलियों से होना पड़ेगा, है ना, और जैसे गाय भैंस रहती हैं उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, और प्लस हमें बायोस्फीयर का भी सम्मान करना पड़ेगा। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं बायोस्फीयर से। जहाँ मन करता है वहाँ पे पेड़ काट देते हैं, दुनिया भर के पेड़ काट दिए हमने, पूरे के पूरे जंगल साफ कर दिए। अरे भैया, इनसे छेड़छाड़ करोगे तो फिर रहोगे कहाँ पे आप। जंगल कट रहे हैं, जंगल में कई सारी स्पीसीज जातियाँ विलुप्त हो रही हैं। कुछ लोग भग के अपने यहाँ पे आ रहे हैं, मेन शहरों के बीच में आ रहे हैं। वो जैसे ही इंसानों के बीच में आते हैं तो इंसान उनको और मार डालते हैं। तो छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए हमें बायोस्फीयर से, यही इसमें बताने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए बायोस्फीयर बहुत ज़रूरी है। अब जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव जंतु हैं बायोस्फीयर के, वो दो पार्ट में बटे होते हैं। एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। प्लांट मतलब पेड़ पौधे, फसलें, ये सब प्लांट्स होती हैं, और एनिमल मतलब हम लोग, इंसान, जानवर, ये सब एनिमल होते हैं। ठीक है, तो जो थ्री डोमेन्स है ना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि
जब हम जंगलों को काटते हैं हमारी आवश्यकताओं के लिए, या फिर हम पूरी की पूरी ज़मीन साफ़ कर देते हैं काय के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो इससे क्या हुआ कि जो मिट्टी होगी ना, मिट्टी गायब हो जाएगी। अब भैया पेड़ पौधे लगे थे, उन्होंने मिट्टी को बांध के रखा था, आपने जंगल उड़ा दिए, पेड़ पौधे गायब, उनकी जड़ें गायब, तो मिट्टी गायब। अब भाई साहब अगर कोई बाढ़ आएगी ना, फ्लूड आएगा, तो बाढ़ को रोकने के लिए ना तो मिट्टी है ना पेड़ पौधे हैं। सुनामी आई थी ना, सुनामी, तो जहाँ जहाँ जिस जिस जगह जंगल कट गए थे, बुरा हाल हो गया था बिल्कुल। 2004 में आई थी सुनामी, और जहाँ पर जंगल लगे गए थे तो वो जगह बची रही। उसके बाद सरकार ने क्या किया कि जो सुनामी वाली एरिया थी ना, वहाँ पर फिर से जंगल बसाना स्टार्ट कर दिए, जिससे कि सुनामी का इफ़ेक्ट कम हो जाए। ठीक है, तो अगर क्या है, अगर पृथ्वी की सरफेस चेंज हो जाए नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि भूकंप से, तो क्या होगा, पूरा का पूरा एरिया डूब जाएगा। जैसे कि अभी सुनामी आई थी, तो सुनामी में क्या हुआ था कि अंडमान निकोबार का एक पार्ट ही डूब गया पानी के अंदर। बेटे मैंने इसके अंदर एक शॉर्ट बनाई है इसके लिए। सुनामी के बाद भारत का कौन सा ऐसा एरिया था, भारत का सबसे दक्षिण वाला ध्रुव एरिया था जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट। वो पहले ज़मीन पे था, और फिर जब सुनामी आई थी ना, तो वो पूरा का पूरा एरिया ही साफ़ हो गया। अब वो इंदिरा पॉइंट पानी के अंदर है। शॉर्ट्स में आप देखना उसकी लोकेशन। शॉर्ट्स का नाम भी यही है कि भारत का सुनामी आने के बाद भारत का सबसे दक्षिणी एरिया पानी में डूब गया। उसके बाद क्या है कि जो कई सारे हम गंदी चीज़ें निकालते हैं समुद्र में और नदियों में, ठीक है, तो उसका पानी पीने लायक नहीं रह जाता, तो इससे और नुकसान हो रहा है। बेटा हम बहुत नुकसान कर रहे हैं वास्तव में। गंगा नदी को कितना पवित्र माना जाता था, वो पवित्र नदियों में से थी, और अभी आप चले जाइए गंगा गंगा के घाट बनारस के किनारे पे, मतलब अंदर जाने की इच्छा ही नहीं होगी बिल्कुल भी। अपने आसपास की भी नदियाँ देखिए, जब भी हम मतलब हमारे यहाँ पे कुछ जैसे त्यौहार टाइप का आता है ना, मैं अपने त्योहारों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन त्योहारों के नाम पर नदियों को ख़राब करना, इससे मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ आगे चल के जब भी कोई भी नदी को दूषित करेगा किसी भी तरीके से, तो आप उनके हाथ पकड़ लेना कि नहीं ये हमारी नदियाँ हैं, हम आपको इनको दूषित नहीं करने देंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी डैमेज कर रही है। अब बेचारी जो नदियों में मछलियाँ होती हैं उनका भी जीना मुश्किल हो जाता है इतनी सारी गंदगी में। तो इसके बाद हम लोग कहाँ नुकसान कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री लगाई है ना हमने, कार बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं, उससे जो धुआं निकलता है, और जो थर्मल पावर प्लांट है उनसे, और अपने जो वो हैं व्हीकल्स वगैरह, वो पूरी की पूरी हवा को ख़राब कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को बर्बाद कर दे रहे हैं बिल्कुल। जो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक एयर का बहुत ज़रूरी पार्ट है। क्या ज़रूरी था, हमने देखा था कि भैया प्लांट अपना फूड बना रहे थे, हमें ऑक्सीजन दे रहे थे, है ना, और वो हीट जो रेडिएट हो रही थी उसको रोक के रख रहा था CO2, तो जिससे हमारी अर्थ गर्म थी बिल्कुल। लेकिन हमने क्या किया कि CO2 के लेवल को और बढ़ा दिया। नेचर ने तो हमें CO2 बिल्कुल बैलेंस में दी थी कि भैया इतने % तुम्हारे पास CO2 है, लेकिन हमने क्या किया, अपने व्हीकल से देखा होगा कितना सारा धुआं निकलता है, कितना गंदा धुआं निकलता है, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में कितनी बुरी तरीके से CO2 निकलती है। तो इसने क्या किया कि टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा दिया। नॉर्मली CO2 तो टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रही थी जिससे हम जिंदा रह पा रहे थे, लेकिन अब CO2 हद से ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मई जून के महीने में तो ऐसा लगता है कि भैया प्राण निकल जाएंगे, इतनी गर्मी। आप सड़कों पे निकल जाओ बिना कार की, तो मई जून के महीने में तो ऐसा लगता है कि गर्मी भयंकर। अच्छा एक नुकसान और हुआ है गर्मी बढ़ने से, जो हमारे ग्लेशियर्स थे ना जिन पर बर्फ़ जमी हुई थी, वो पिघलने लगी। पिघल के कहाँ जाएगी, समुद्रों में जाएगी। क्या करेगी, समुद्र का लेवल बढ़ाएगी। अच्छा किसको ज़्यादा नुकसान हुआ, जो समुद्र के किनारे जगह है ना, जैसे हमारा केरला है, तमिलनाडु है, इसमें जो समुद्र के किनारे लगे हुए गांव हैं, वो पूरे गांव के गांव डूबने की नौबत आ रही है। ठीक है, तो इन सब का नाम हमने क्या दिया, ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें क्या करना है कि जो रिसोर्स है ना अर्थ के, इनको बैलेंस में यूज करना है, और नेचर के साथ हार्मोनी में करना है।
नेचर के कौन कौन से पार्ट, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों का ऐसा यूज करना है कि जिससे आगे आने वाली जनरेशन को कोई दिक्कत ना हो। देखो हमारी जनरेशन से दिक्कत होना स्टार्ट हो गई है, मतलब जो हमारे बुजुर्ग रहे होंगे ना ऐसे 100 साल पहले, ज़्यादा नहीं, 100 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था इंग्लैंड में। उसके बाद से तो ये मान के चलो कि ये तीनों की तीनों, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, तीनों की तीनों बर्बादी के कगार पे आ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगले वाले पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप बिल्कुल क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखना, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है वो हमें केवल जब हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे ना तभी समझ में आएगा, उससे पहले हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कहानी जैसी है, मैंने पढ़ ली, आपने पढ़ ली, ठीक है, लेकिन अगर हमें आंसर नहीं बनेंगे क्वेश्चन के तो कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ का, किसी भी पढ़ाई का। तो आगे आने वाली वीडियो में आप क्वेश्चन आंसर ज़रूर देखना। हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना, प्लस आपके दिमाग में जो भी डाउट हो, जो भी प्रश्न हो, जो भी हो, वो आप कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछना, मैं उनके उत्तर दूंगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो और मैं वीडियो डालूंगा ना बना के, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। प्लस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अभी तो मैं बोलूँगा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ।